नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। अपने कृषि दर्शन कार्यक्रम में लेकर आते हैं आपके लिए 3 सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती हैं। वर्तमान महामारी के बीच हमारे किसान भाई बहन और खेतीहर मजदूर हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हमारे घरों में भोजन की कमी ना होने पाए। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम समय से पहले खेती किसानी से संबंधित तमाम जानकारियां आप तक मुहैया कराएं। अपने आज के कार्यक्रम के पहले भाग में आपको जानकारी देंगे गजब के सलाद और उसके स्वाद के बारे में। इसके साथ ही आपकी मुलाकात करवाएंगे एक सफल किसान प्रीतम सिंह से और अंत में बात होगी मृदा स्वास्थ्य कार्ड की। तो फिर आइए इन तमाम जानकारियों के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। बदलती जीवन शैली को देखते हुए अब हम अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। अपने भोजन की थाली में सलाद को एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। सलाद न केवल हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है बल्कि हमें ज्यादा खाना खाने से भी बचाता है। सलाद के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयरन, वसा आदि जैसे तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी साबित होते हैं। सलाद की बढ़ती मांग को देखते हुए अब हमारे किसानों के अंदर भी सलाद पत्ते की खेती करने का रुझान देखने को मिल रहा है। और आज हम आपको बताने वाले हैं लाल पत्ते वाले सलाद के बारे में जिसका नाम है लोलो रोसो। भारत में लोलो रोसो को लाल सलाद पत्ते के नाम से जाना जाता है। इसकी खेती सितंबर-अक्टूबर में होती है, लेकिन संरक्षित खेती में पूरे साल उगाया जा सकता है। इसे किसी भी मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। हाँ, मिट्टी जल जमाव वाली नहीं होनी चाहिए। लोलो रोसो को 6 से 6.5 के बीच पीएच मान वाली मिट्टी चाहिए होती है। इसकी खेती के लिए पहले बीज से पौध तैयार करनी होगी और फिर रोपाई। 100 ग्राम बीज से 1 एकड़ के लिए पौध तैयार की जा सकती है। नर्सरी मेड़ पर लगेगी। मेड़ बनाने के बाद उसकी ऊपरी सतह पर कोकोपीट की परत बिछा दी जाती है। कोकोपीट नमी और सूक्ष्म पोषक तत्वों को लंबे समय तक सहेज कर रखता है। इसके बाद आधी उंगली की गहराई तक लाइनें खींच देते हैं और इनमें बीज को 1-1 उंगली की दूरी पर बो देते हैं। बुआई के बाद मिट्टी से ढककर तुरंत पानी डाल देते हैं। 20 दिन बाद पौध तैयार हो जाती है। बुआई के समय 1 एकड़ के खेत में 4 से 6 टन सड़ी गोबर की खाद, 35 किलो फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम 10-10 किलो डालें। जुताई के बाद ऊंची मेड़ बना लें। मेड़ की चौड़ाई 1 हाथ से ज्यादा रखें और 2 मेड़ों की दूरी 2 हाथ रखें। 4 से 5 इंच के पौधों को सीधी रेखा में 1-1 हाथ की दूरी पर लगाएं। रोपाई के तुरंत बाद पानी छिड़कें। इससे जड़ें मिट्टी को अच्छी तरह पकड़ लेंगी। सात 8 दिन के अंतराल पर जैविक खाद डालते रहें ताकि सही पोषण मिलता रहे। 7 से 8 दिन में खरपतवार निकाल दें और नमी बनाए रखने के लिए हर 2 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। लोलो रोसो में सफेद मक्खी और पत्ती छेदक कीटों का प्रकोप हो सकता है। बचाव के लिए नीम का तेल या केचुए की खाद को पानी में मिलाकर छिड़कें। इसके बाद कीट या फफूंद लग जाए तो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह लें। 1 महीने में फसल तैयार हो जाएगी। समय पर इसकी कटाई करें वरना स्वाद कड़वा हो जाएगा। गोभी की तरह इसकी कटाई होगी और फिर धोया जाएगा। धुलाई के समय ही खराब पत्तों को छांटकर अलग कर देंगे। फिर छायादार जगह पर पानी
निचड़ने के लिए रख देंगे और फिर गत्तों के हवादार बक्सों में पैक करके विक्रेताओं के पास ले जाएंगे। ये विक्रेता समान वजन के साथ पिन्नी में इसे पैक कर देंगे और मॉल या दूसरी विशिष्ट सब्जी मंडी में बेच देंगे। शहरी लोग इस सलाद को बहुत पसंद करते हैं और अच्छे भाव भी देते हैं। इसका इस्तेमाल सजावटी पौधों के रूप में भी होता है। लोलो रोसो में जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये अस्थमा और एलर्जी में बहुत फायदेमंद है। हर पर्यटन स्थल और शहरों में विशिष्ट सब्जी की मांग बढ़ रही है और सलाद में लोलो रोसो का चलन बढ़ रहा है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के अलावा असम, मेघालय, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में इसकी खेती बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर लोलो रोसो सही से मार्केटिंग की जाए तो किसी और विशिष्ट सब्जी से ज्यादा आमदनी देती है। अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी।
और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। उज्जवल भविष्य की कामना कर और नई तकनीकों की सटीक जानकारी हासिल करके आप अपने खेती किसानी के क्षेत्र में न केवल आगे बढ़ सकते हैं बल्कि उसमें सफलता भी हासिल कर सकते हैं। आज बात करेंगे बुलंदशहर के एक छोटे से गांव में रहने वाले सफल किसान प्रीतम सिंह की, जिन्होंने खेती को व्यावसायिक नजरिया देने में अहम भूमिका निभाई है। प्रीतम सिंह उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक सफल किसान हैं। इनका जन्म 1961 में हुआ था। 2005-06 में आकाशवाणी और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पूसा नई दिल्ली से जुड़कर इन्हें कृषि से जुड़ी नई तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और उससे प्रभावित होकर इन्होंने खेती करना शुरू किया और अब वर्तमान में इन्होंने कृषि में अपार सफलता हासिल की है। इनका मानना है कि खेती कोई फायदे का सौदा नहीं है, लेकिन अगर आप खेती को व्यवसाय के रूप में करेंगे और कच्चा माल बेचने की बजाय तैयार उत्पाद बेचेंगे तो ये बहुत फायदे का सौदा है। खेती को व्यावसायिक नजरिया देने वाले और बीजों को अपने व्यापार का केंद्र बनाने वाले प्रीतम सिंह ने कामयाबी के अनेक मंजिलों को छुआ है। शुरुआत से ही प्रीतम सिंह को खेत अपनी ओर आकर्षित करते थे, लेकिन किसानों की मजबूर हालात को देखकर इन्हें लगता था कि खेती इंसान को बेहतर जीवन स्तर देने के लिए कोई अच्छा पेशा नहीं है। तभी इन्होंने सोच लिया था कि खेती को बेहतर व्यवसाय में उन्हें बदलना है। वो अक्सर किसानों को बीज बोते और खेतों में कड़ी मेहनत से काम करते हुए देखते थे। यही उन्हें एहसास हुआ कि किसानों के लिए अच्छा बीज हासिल करना एक बड़ी चुनौती है। प्रीतम सिंह का अपने गांव से बुलंदशहर आना जाना लगा रहता था। इसी बीच पूसा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के संपर्क में आए और खेती में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बीजों के बारे में जाना। प्रीतम सिंह ने अपने खेतों में समतलीकरण प्रक्रिया को अपनाया। इससे खेती में 30 से 35% तक पानी की बचत होने लगी। नई तकनीकों के जानकार प्रीतम सिंह ने अपने गांव और आसपास के किसानों को गेहूं बोने की नई पद्धति से अपने क्षेत्र के किसानों को परिचित कराया, जिससे किसानों की पैदावार बढ़ी। और प्रीतम सिंह का मानना है कि वैज्ञानिकों के अनुसार देखें तो किसान जिस प्रजाति का बीज लें वो गुणवत्ता वाला होना चाहिए। साथ ही वे कहते हैं बीजों को वैज्ञानिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। प्रीतम सिंह ने अच्छी पैदावार पाने के लिए अपने खेतों में स्वयं बीज बोए। जब वो अपने द्वारा बीज से प्राप्त अच्छी पैदावार को देखते हैं तो उन्हें अपनी सफलता पर खुशी होती है। प्रीतम सिंह ने लाभ कमाने के उद्देश्य से परंपरागत खेती की बजाय मिश्रित खेती को अपनाया, जिसमें वे गन्ने के साथ साथ अन्य फसलों की खेती पर ज्यादा से ज्यादा उपज हासिल कर रहे हैं। इन्होंने अपने गांव के किसान जो वर्षों से परंपरागत कृषि करते आए थे उन्हें भी मिश्रित खेती के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही किसानों को अधिक लाभ हासिल करने के लिए व्यावसायिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। वर्तमान में प्रीतम सिंह को खेती से अच्छी आमदनी हो रही है और उनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो गई है। इनकी कामयाबी को देखकर गांव के अन्य किसान भी इनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाकर प्रीतम सिंह ने अपनी अलग पहचान बना ली है और इनके योगदान को देखते हुए कृषि विभाग से इन्हें कई पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास
2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और कृषि जगत से जुड़ी कुछ और विशेष जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं अपने सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के जरिए। किसान भाइयों बहनों, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग ने न केवल मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नष्ट किया है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि मिट्टी के स्वास्थ्य को ही बिगाड़ कर रख दिया है। हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार लाया जाए और मृदा स्वास्थ्य कार्ड इसी का एक नतीजा है। आइए आज आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के संबंध में देते हैं विस्तार से जानकारी। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या ना हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना है। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उसी फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे।
ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव को लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने देखा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसके साथ ही उम्मीद करेंगे कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandk@gmail.com। हमारे इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप कृषि दर्शन कार्यक्रम के पहले के प्रसारित एपिसोड्स देखकर कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन वर्तमान महामारी के बीच रखिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।